नमस्कार दोस्तों, शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब तक के जितने भी वीडियो रिलीज़ हुए हैं उसमें आपका जो भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है या फिर आपके जो कमेंट्स देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि लोग अभी वीडियोस देखने लगे हैं और हमें भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज हम बात करें आईएसओ के वीडियोज़ के बारे में। आईएसओ का जो सेशन शुरू हुआ था, क्यूएमएस क्या क्या है, फिर उसके क्लॉजेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, वहाँ से हमने ये कड़ी स्टार्ट की थी लगभग 5-6 महीने पहले। लेकिन उसमें जितने भी क्लॉजेस अभी तक हमने रिलीज़ किए हैं तो उसमें भी लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। आज हम बात करें क्लॉज नंबर 8.4 के बारे में। परचेस डिपार्टमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, या आप एक्सटर्नल प्रोवाइडर कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं। तो ये परचेस डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है और उसके साथ साथ ISO 9000 और 2050 के क्या रिक्वायरमेंट्स है और QMS उनको क्या क्या कहाँ पे मैंडेटरी बताता है, उस सब के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि परचेसिंग फंक्शन एग्जैक्टली काम क्या करता है। तो परचेस ये ऐसा फंक्शन है जो गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करता है और मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप कोई भी इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे आप फूड इंडस्ट्री में हो, चाहे आप मेटल इंडस्ट्री में हो, कंस्ट्रक्शन में हो या और कोई इंडस्ट्रीज़ में हो, तो इस सारे में आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। अगर आप प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं तो भी, अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड करें तो कुछ ना कुछ तो आपको परचेस करना ही पड़ता है, और अगर दूसरे को बेचना है तो उसको प्रोक्योरमेंट के लिए जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करनी ही पड़ती है। तो ऐसा फंक्शन है परचेस डिपार्टमेंट। तो एग्जैक्टली परचेस डिपार्टमेंट के इस 8.4 में क्या क्या क्लॉजेस है, इसमें सिर्फ 3 सब क्लॉजेस है, ज़्यादा लंबा क्लॉज नहीं है, बट इसी में सारे रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे 8.4.1 बताता है जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि इस क्लॉज की जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, परचेस का फंक्शन कैसे काम करना चाहिए या फिर उसके रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो ये सारे यहाँ पे मेंशन किया गया है। 8.4.2 बताता है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल के बारे में। जो भी सर्विसेज या जो भी मटेरियल आप वहाँ से खरीद रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो उसमें कैसे कंट्रोल्स आपको रखने चाहिए, क्या क्या करना है, उसके बारे में 8.4.2 बात करता है। और 8.4.3 बताता है कि आप जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स है या आपके सप्लायर्स है तो उनको इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे, वहाँ तक आप जो भी स्पेसिफिकेशन है या आपके प्रोडक्ट की डिटेल है वो कैसे शेयर करेंगे, उसके बारे में बात करता है। तो ये हो गए 3 सब क्लॉजेस के बारे में। तो बेसिकली ये जो क्लॉज है 8.4 वो सिर्फ परचेस के बारे में बात नहीं करता, वो आउटसोर्स के बारे में भी बात करता है। आउटसोर्स और सप्लायर ये दोनों पे परचेसर का कंट्रोल होना चाहिए, मीन्स आपके परचेस डिपार्टमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो एक तो होता है कि जो आपका परचेस है या फिर आपका जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है, वो नॉर्मली सप्लायर क्या करता है कि जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उस चीज़ का, वहाँ से ला के आपको देता है या डिस्ट्रीब्यूटर से ला के देता है और किसी यहाँ से ला के आपको प्रोक्योरमेंट करके वो दे देता है। बट आउटसोर्स ऐसी एक्टिविटी है जो आपके यहाँ पे मटेरियल आ जाने के बाद अगर कुछ एक्टिविटी आपके यहाँ पे इन हाउस नहीं हो रही है तो उसको आपको आउटसोर्स करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेल्डिंग करना है या आपको ग्राइंडिंग करना है या आपको कुछ सब पार्ट्स बनाने के लिए बॉट आउट्स लेने हैं तो वो सब आपका आउटसोर्स हो सकता है, जहाँ पे आप किसी केस में रॉ मटेरियल उस सप्लायर को देते हैं, वो वहाँ पे वो पार्ट बनाता है, सेमी फिनिश मीन्स आपके पार्ट्स रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो वापस आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं और उसके असेंबली होते हैं। ऐसा भी कई तरीके के इंडस्ट्रीज में होता है, तो उसको कहा जाता है आउटसोर्सिंग। उससे ऑर्गेनाइजेशन को यही बेनिफिट है कि इन हाउस उतना प्रोक्योरमेंट उनको करना नहीं पड़ता, स्पेस उनकी बच जाती है, कॉस्ट सेविंग हो जाता है, उस पर उतना कंट्रोल नहीं रखना पड़ता है, या फिर जो भी कॉम्पिटेंसी वगैरह है जो फिर आप जिस कंपनीज़ में उसको देने वाले हैं वही उसको मॉनिटर करते हैं, और आपका पैसा समय सभी की बचत हो जाती है आउटसोर्स करवाने से। बट इस चीज़ में आपको कंट्रोल भी रखना पड़ेगा कि जिसके भी आप सर्विसेज एज आउटसोर्स ले रहे हैं वो कितने कैपेबल है, या फिर उनकी जो कैपेबिलिटी तो वेरीफाई की लेकिन उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसको भी वहाँ पे मॉनिटर करना रहता है। अभी परफॉर्मेंस मॉनिटर या फिर एग्जैक्टली क्या आपको रिक्वायरमेंट रहती है जब भी आप अगर कुछ परचेस करने जाएंगे, तो एग्जैक्टली आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है उस सप्लायर से। नॉर्मली ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, जो भी मटेरियल आप ऑर्डर करें उसमें ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी उसकी एकदम नंबर 1 होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, और थर्ड उसकी प्राइस अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये अगर 3 चीज़ें आपको किसी भी परचेसर में मिल जाती है या किसी भी सप्लायर में मिल जाती है तो नॉर्मली पीओज को रिलीज़ किया जाता है। लेकिन
आपको स्टैंडर्ड इसके बारे में बताता है कि आप सिर्फ एक सप्लायर के ऊपर निर्भर ना होते हुए अगर आपको पॉसिबल होगा तो एक मटेरियल की 3-3 सप्लायर या एटलीस्ट 2 सप्लायर्स तो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि किसी एक के ऊपर आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े, या फिर उसका कभी कभी क्वालिटी में इशू आता है, कभी ऑन टाइम डिलीवरी में इशू आता है अगर आप ऐप पे डिपेंडेंट रहते हो तो अगर पॉसिबल हो सके तो आपके पास 3 अवेलेबल होने चाहिए। ये ज़्यादातर यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में मेंशन किया गया है। अभी रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो केमिकल के लिए क्या रॉ मटेरियल लगता होगा आपको? केमिकल के लिए लगता होगा कुछ सॉलिड से, कुछ लिक्विड से, जैसे कुछ ऑयल से, वो ज़्यादातर आपको केमिकल के फंक्शनिंग में लगेगा। अगर आप प्लास्टिक के कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको ग्रैनुल्स लगेंगे, पीपी पाउडर लगेंगे, या फिर मास्टर बैच जो है, ऐसे कुछ कुछ मटेरियल्स आपको वहाँ पे लगेंगे। उसके साथ ही कुछ ऑयल्स भी लगेंगे, उसके साथ ही और कुछ मोल्ड्स के पार्ट्स भी लगेंगे। ये सारे के आपके रॉ मटेरियल में आ सकता है। अगर आप फूड इंडस्ट्रीज़ में काम करें तो आपको क्या लगेगा? तो वेजिटेबल से, ग्रेन से, या फिर और कुछ चीज़ें हैं जो आपको रॉ मटेरियल के स्वरूप में लगेगी, जिसका प्रोक्योरमेंट आपको करना पड़ेगा। ये हो गए उसके एग्जाम्पल्स। तो अभी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मीन्स 8.4.2 जो बारे में बात करें, 8.4.1 भी बात करें कि आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन मीन्स जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं उस सप्लायर से, तो उसने क्या वो ऑन टाइम आपको मटेरियल अवेलेबल किया कि नहीं किया, उसका क्वालिटी कैसा था, उसने कितने विद इन द टाइम में किया, और फिर उसके बाद भी उसका सपोर्ट कैसा था। मीन्स उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि उस चीज़ में आपको टीसी की ज़रूरत पड़ती है या कुछ सीओए देना पड़ता है, जो आपके कस्टमर्स आपको मांगते हैं कि जहाँ से आपने मटेरियल परचेस किया है वहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स या सारे रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो वो आपको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, अगर उनके फीडबैक कस्टमर से उनके फीडबैक कैसे आ रहे हैं, या आपके इंटरनल जितने भी फंक्शंस है, जैसे कि हो गया प्रोडक्शन उस पर काम करें, मेंटेनेंस उस पर काम करें, और कोई आपकी टीम अगर उस पर काम करे तो उनका फीडबैक कैसा है, उस बारे में कुछ रिजेक्शन तो नहीं होता है ना इन प्रोसेस, वो सारा आपको देख के उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो जिसके बेसिस पे आप उनको रेटिंग दोगे, और ये आपका एवरी मंथ हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। इस बेसिस पे आपको हर एक सप्लायर को रेटिंग देना है। और जब भी आपका मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग या आपको जब भी आपके टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना रहेगा, तो इस केस में इस परफॉर्मेंस बेसिस पे आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा सप्लायर अच्छा परफॉर्मेंस है और कौन सप्लायर का गुड है, बैड है, एवरेज है, जो भी है। इसके बाद और एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताया जाता है कि परचेस ऑर्डर आपको ईच एंड एवरी ऑर्डर में रेज करना है। विदाउट परचेस ऑर्डर अगर आप रेज करेंगे तो एविडेंसेस नहीं मिलेंगे कि क्या आपने स्पेसिफिकेशन उसको प्रोवाइड की थी, या जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी वहाँ पे दी गई थी क्या वो सारी फुलफिल हुई कि नहीं हुई। तो ये सारा वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको ईजी हो जाता है। इसके लिए स्टैंडर्ड इसको मस्ट कहता है। इसके बाद ही 8.4.2 में और एक रिक्वायरमेंट आती है कि इनकमिंग इंस्पेक्शन। बेसिकली इनकमिंग इंस्पेक्शन क्वालिटी इंस्पेक्टर करता है। आपके यहाँ पे जो भी क्वालिटी का बंदा हायर किया गया है तो वो जो भी मटेरियल आपने वहाँ पे प्रोक्योर किया है उसका इंस्पेक्शन करता है बेस्ड ऑन द क्वालिटी प्लान जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो उसके बाद वो उसके रिजल्ट्स को डिक्लेयर करता है कि एक्सेप्टेड है या अगर कोई पार्ट रिजेक्टेड है। अगर रिजेक्टेड है तो रिटर्न आपको करना पड़ेगा सप्लायर को, और अगर ओके है तो उसको अंदर लिया जाएगा और आपके स्टोर डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोक्योरमेंट के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। अभी सबसे बेसिक स्टेप्स आती है, अगर आप किसी नए सप्लायर्स को ले रहे हैं या अगर आप पहले से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सप्लायर्स का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मीन्स उनकी सारी डिटेल्स आपको लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही वो कौन से एरियाज़ में काम करें उनका स्कोप ऑफ वर्क लेना पड़ेगा, कौन से आपकी सिमिलर इंडस्ट्रीज़ को वो अभी तक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स भी आपको लेनी पड़ेगी, ताकि इसकी मदद आपको हो सके। और जब भी आप इवेल्यूट करने जाए या अगर आप किसी कुछ को कंपैरिजन करने जाए तो आपके पास ये सारा डेटा अवेलेबल हो। बस स्टैंडर्ड ने इस रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कहा है तो आपको ये करना कंपलसरी है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डीप में आगे जानेंगे। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी रिक्वायरमेंट से बेसिक उसके बेसिस पे आपको एक फॉर्म बनाना है, फिर उसका प्रोसीजर में आपको प्रोविज़न करके रखना है जिसको एक फॉर्मेट नंबर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर आप इसको मेंशन करके ले सकते हैं और विद साइन और स्टैम्प आपके आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं। एक लिस्ट बनानी होती है कि जितने भी आपके पास फिर सप्लायर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आप अगर प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाते हैं
तो उसमें आपको कौन से आपके पास सप्लायर है, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन से लोकेशंस में है, नियर बाय कौन से है, उनका क्रेडिट टर्म कितना है, या फिर और वो कुछ आपको अगर फैसिलिटीज़ देते होंगे तो वो सारी आप लिस्ट एक बार बना लें, ताकि जब भी आपको कुछ नई ऑर्डर रिलीज़ करनी है या आपको कुछ कस्टमर से नई ऑर्डर मिल जाएगी तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी लास्ट इसमें आता है कि कम्युनिकेशन विद द सप्लायर। सप्लायर से कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको परचेस ऑर्डर के थ्रू बात करना है, स्पेसिफिकेशन के थ्रू बात करना है। आप जो भी वर्बल कम्युनिकेशन है उसको अवॉइड करें, बिकॉज थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस आया तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल होने में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़्यादातर ईमेल के थ्रू कन्वर्जेशन हो। परचेस ऑर्डर अगर आप सॉफ्ट में रिलीज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो एटलीस्ट हार्ड कॉपी उनके पास पहुंच जानी चाहिए। जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उस परचेस ऑर्डर में मेंशन की गई हो, ताकि उनको जब भी वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वो जब भी वो अरेंज कर रहे हैं तो उसमें आसानी हो जाएगी। ये हो गया कम्युनिकेशन के बारे में। ये सप्लायर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की वन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी है। इसके रिलेटेड हमने एक वीडियो पहले ही रिलीज़ किया था कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी रहती है और उनके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या रहते हैं। तो सप्लायर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उसमें प्ले करता है। तो इसके लिए उनके भी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को जानना, और जब भी आप उनसे आगे जाके काम कर रहे हैं तो उस केस में इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट और जो जनरल है उस नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे लिया है। सप्लायर की जनरली नीड क्या रहती है कि ऑन टाइम पेमेंट होना चाहिए, बल्क में ऑर्डर आपका मिल जाए, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो भी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है अगर आप उसको दे पाओगे तो बहुत ही अच्छा रहता है उनके लिए, कि ताकि उनको क्लैरिटी आ जाती है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो ये हो गई उनकी नीड। एक्सपेक्टेशन ये हो सकते हैं कि आप थोड़ा सा मैक्सिमम लीड टाइम दें उनको, बहुत ही घाई ना करें, प्रेशराइज ना करें। सेकेंडली, अगर आपके पास रिपीटेड ऑर्डर मिले तो वो उनके लिए वेल एंड गुड होता है, और उनके पास फिर वो थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी भी देती है कि अगर कोई बल्क में ऑर्डर दे रहा है किसी का, अगर रिपीटेड ऑर्डर मिल रहा है तो आपको मटेरियल तुरंत मिल जाता है, और फिर वो लोग भी उसमें प्रोविज़न करके रख सकते हैं। तो ये हो गए उनके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो परचेस लगता छोटा फंक्शन है, लगता ऐसा है कि उतना उसमें कुछ काम नहीं है, बट उतना ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, बिकॉज आप जो भी प्रोक्योरमेंट करेंगे, परचेस डिपार्टमेंट जो भी प्रोक्योरमेंट करेंगे उसी के बेसिस पे आगे जाके प्रोडक्शन होने वाला है, उसी के बेसिस पे वो आपके कस्टमर तक जाने वाला है। और आपके कस्टमर्स आपके हैप्पी है कि अनहैप्पी, वो तो उससे ही पता चलेगा कि आपने रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा था। तो ये हो गया शॉर्ट, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में हमने शॉर्ट में यहाँ पे बताया। ऐसे कई क्लॉजेस और ऐसे कई सारे रिक्वायरमेंट्स हम वीडियो के थ्रू शेयर करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो रहेगा मार्केटिंग से रिलेटेड, और फिर प्रोडक्शन, डिज़ाइन, ये सारे डिपार्टमेंट्स को हम यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको आपके डिपार्टमेंट में या आपके कंपनीज़ में ISO के प्रोग्रेस चाहिए या इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हमारे यहाँ पे स्लाइड में दिखाए गए हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नए वीडियोस रिलीज़ होंगे या हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड भी जो नए वीडियोस रिलीज़ होंगे उसके सबके नोटिफिकेशन सबके पहले आप तक पहुंच जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।